तो अब हम बात करते हैं जो कथेतर गद्य विधाएं हैं, आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं। हमको पता है कि हमारे नेट के सिलेबस में हिंदी कहानी, उपन्यास, निबंध, कविताओं के अलावा जो कथेतर विधाएं हैं उनके बारे में भी लगातार सवाल पूछे जाते हैं, उनसे जुड़ा हुआ भी टेक्स्ट लगा हुआ है। तो इसमें पहला सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने 1956 में इस पुस्तक को लिखा था और इसको 1959 में साहित्य अकादमी मिला था। और इस किताब की खास बात यह है कि इसकी भूमिका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में बताया था। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, सत्य है। तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है, असत्य है। ये चौथे अध्याय का शीर्षक है। तीसरे अध्याय का शीर्षक है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। पुस्तक का समर्पण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम है, ये सही है। पहला संस्करण 1956 में प्रकाशित हुआ, हम पहले ही बात कर चुके हैं, सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? बी, तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप ना होकर हिंदू संस्कृति और इस्लाम की इसमें बात होती है। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो आपके कथेतर गद्य विधाओं में लगी है और इसका प्रकाशन 1956 में हुआ। इसको साहित्य अकादमी 1959 में मिला और खास बात यह है कि इसकी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है और इसका समर्पण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम है। अगला सवाल है, मुर्दहिया आत्मकथा को तुलसीराम ने विभिन्न उपशीर्षकों में विभाजित किया है। इन उपशीर्षकों का सही क्रम क्या है? डॉक्टर तुलसीराम ने 2010 में मुर्दहिया नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, तो ये इसका पहला भाग था। तुलसीराम की आत्मकथा 2 भागों में है, पहला है मुर्दहिया और दूसरा है मणिकर्णिका। मुर्दहिया का प्रकाशन वर्ष 2010 है और मणिकर्णिका का 2014 है। मणिकर्णिका का 2014 है। इसमें पूछा गया है कि सही क्रम कौन सा है? पहला हो जाएगा भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये हो जाएगा इसका पहला। दूसरा हो जाएगा भूतनिया नागिन, ये हो जाएगा इसका दूसरा हो जाएगा मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। तीसरा हो जाएगा अकाल में अंधविश्वास। दूसरा हो जाएगा मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। तीसरा हो जाएगा अकाल में अंधविश्वास। चौथा हो जाएगा मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन और पांचवा हो जाएगा भूतनिया नागिन। तो सही कौन सा हो गया? सबसे पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो दूसरा, चौथा, पांचवा, इसका सी सही हो जाएगा। मुर्दहिया और मणिकर्णिका डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथाएं हैं जो 2 भागों में प्रकाशित है। डॉक्टर तुलसीराम जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं, बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहे हैं और इन दोनों रचनाओं पर बहुत ज्यादा काम हुआ है और ये दोनों रचनाएं हमारे नेट के सिलेबस में भी लगी है। डॉक्टर तुलसीराम के जीवन के बारे में, उनके गांव के बारे में, तमाम चीजों के बारे में बहुत कुछ हमें इन दोनों रचनाओं से जानने समझने को मिलता है। अगला सवाल है, आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस कृति की भूमिका में लिखी है? कि आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर, यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने किस कृति की भूमिका में लिखी है? 4 ऑप्शन है, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी, रश्मिरथी, वेणुवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्वशी। अगला है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, पूछा गया है असत्य कौन सा है। शरद चंद्र की जीवनी है, सही है। आवारा मसीहा के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1974 में हुआ, सही है। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लेखन में 14 वर्ष लगे, सही है। पर्वों का क्रम दिशा की खोज, दिशाहारा, दिशांत है, ये गलत है। ये हो जाएगा दिशाहारा, दिशांत और दिशा की खोज। तो इसमें जो पर्वों का क्रम है वो गलत दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कि जो पर्व है उनका जो तीनों का क्रम है वो सही ना देकर इसमें इन्होंने
तीसरा जो है उसको पहले दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब जाकर तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। भोला राम के जीव में यह है वार्तालाप किन चरित्रों के मध्य हुआ है? भोला राम का जीव और चपरासी, नारद और चपरासी, नारद और साहब, और भोला राम की पत्नी और साहब। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही है। तो ये जो वार्तालाप है ये नारद और साहब के बीच का वार्तालाप है। भोला राम का जीव एक व्यंग्यात्मक रचना है, व्यंग्य है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से सरकारी जो दफ्तरशाही है, सरकारी जो दफ्तर है उसके अंदर कार्य प्रणाली किस प्रकार की होती है, एक ही काम को जो आसान से आसान काम है उसको करने में कितनी जटिलताएं आती है। तो इस प्रकार से ये एक तरीके से सरकारी दफ्तरों की कार्य प्रणाली पर, या कहें कि सरकारी कार्य प्रणाली पर व्यंग्य है। व्यंग्य है। अगला सवाल है कि सूची 1 को सुमेलित करना है। इधर कृति है और इधर पंक्तियां हैं। ये थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, मुर्दहिया, और एक कहानी यह भी। जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी आई, मेरे ऊपर गहरा प्रकोप पड़ा। ये है मुर्दहिया, तो इसका हो जाएगा सी। दूसरा है, लेखन एक अनवरत यात्रा है जिसका ना कोई अंत है ना मंजिल, बस निरंतर चलते ही जाना जिसकी अनिवार्यता है, शायद नियति भी। इसका हो जाएगा डी। हाँ, इसका हो जाएगा डी। फिर पूछा गया है, बाग में पहुंचकर पेड़ों के पास घूमते घूमते वह मानो मन ही मन उनसे विदा लेने लगा, शायद वह सोच रहा था कि अब वापस आना हो या ना हो। इसका हो जाएगा ए। और लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा घुमड़ा। अनुवादों के मामले में भी इसका हो जाएगा बी। तो क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो ये हमने आत्मकथा, जीवनी और अन्य जो गद्य विधाएं हैं, जो कथेतर विधाएं हैं, उनकी बात करी। धन्यवाद।